हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऐप हैंड डिफॉर्मिटी या फिर मीडियन नर्व इंजरी या मीडियन नर्व डिफॉर्मिटी। मीडियन नर्व हमारे बॉडी में अपर आर्म में सप्लाई करती है, यानी कि हमारे हाथों में। हमारे हाथों में ये ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है, यानी कि हमारे सर्वाइकल में गर्दन की तरफ पे ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। स्पाइन से निकलता है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसमें से निकलती है हमारी मीडियन नर्व। वहां से मीडियन नर्व ट्रेवल करती है, नीचे आती है हमारे अंगूठे के पास। अंगूठे से पहले वो गुजरती है हमारे आर्म से, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा, यानी कि हमारे एल्बो के सामने एक जो गड्ढा एरिया होता है उसे हम क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। वहां पे आती है। वहां से ये फोरआर्म की जो डीप मसल्स और सुपरफिशियल मसल्स हैं उन्हें सप्लाई करती है। जो हमारे फ्लेक्सार्स मसल्स हैं रिस्ट के और एक्सटेंसार्स मसल है रिस्ट के, हाथ मोड़ने में, कलाई मोड़ने में, ऊपर नीचे करने में, घुमाने में मदद करती हैं ये मसल्स। इन मसल्स को ये सप्लाई करती है। फिर ये कुछ हिस्सा हमारे हाथ को सप्लाई करती है और मेन हिस्सा हमारे अंगूठे को सप्लाई करती है। जो अंगूठे के नीचे थिनर एमिनेंस होता है, ठीक है, गद्दी वाला जो हिस्सा होता है सॉफ्ट, उसे हम थिनर एमिनेंस कहते हैं। उस उस मसल में इसका मेन सप्लाई है। फिर वहां से ये अंगूठे में जाती है। तो अगर कहीं भी पूरे हमारे मीडियन नर्व के कोर्स में अगर कहीं मीडियन नर्व में इंजरी हो जाती है या फ्रैक्चर के कारण या सूजन के कारण उस पे कंप्रेशन पड़ने लगता है, तो मीडियन नर्व का सप्लाई रुक जाता है। और जो हमारे थिनर मसल्स हैं, थिनर एमिनेंस है गद्दे की, वहां पे वास्टिंग हो जाती है, यानी कि वहां की मसल्स सिकुड़ी हो जाती है और हमारे थंब के मूवमेंट चले जाते हैं। स्पेशली थंब का बाहर की तरफ जाना, जिसे हम अडक्शन अबडक्शन कहते हैं, और थंब का अपोजिशन, यानी कि जब थंब हम अपनी चिंगली वाली उंगली से मिलाते हैं तो उसे अपोजिशन एक्शन कहते हैं। वो अपोजिशन नहीं कर पाता है और थंब का अडक्शन अबडक्शन मूवमेंट, यानी कि थंब का बाहर जाना और अंदर जाना, ये चला जाता है। तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटी होती है हमारे मीडियन नर्व इंजरी के कारण होती है, इसे हम ऐप हैंड डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसका सबसे जो मेन कारण है वो है या तो मीडियन नर्व इंजरी के कोर्स में कहीं ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए कहीं, तो ब्लीडिंग और सूजन के कारण वहां पे कंप्रेशन पड़ने लगे नर्व पे, नर्व दब जाए, ठीक है। या फिर अगर किसी कारणवश नर्व कट जाए, तो ऐसी चीजों के कारण मीडियन नर्व इंजरी या ऐप हैंड डिफॉर्मिटी होती है। अब हम इस टॉपिक में आज बात करेंगे कि अगर ऐप हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इससे हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षण के साथ साथ हम जानेंगे कि इसका पता कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या है इसका, और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे लक्षण के बारे में कि ऐप हैंड जब डिफॉर्मिटी होती है तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे और किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता है, पता लगाया जाता है। और साथ में हम बात करेंगे कि
इसका हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम इसे कैसे दे सकते हैं। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और बात करते हैं एपेंड डिफॉर्मिटी के बारे में। एपेंड डिफॉर्मिटी के क्या लक्षण होते हैं? जो हमारे हाथ के मूवमेंट होते हैं, ये हमारे हाथ के मूवमेंट है। फ्लेक्शन, जब हम गति में अंदर की तरफ अंगूठा मोड़ते हैं तो वो कहलाता है फ्लेक्शन। जब हम गति से अंगूठे को मोड़े हुए ही बाहर चौड़ा करते हैं तो वो कहलाता है एक्सटेंशन। ठीक है, गति में अंदर की तरफ लाए तो वो हुआ फ्लेक्शन। गति से हम बाहर की तरफ उसको जब लाते हैं तो वो होता है एक्सटेंशन। जब हम हाथ को सीधा 90 डिग्री से उठाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, गति से ना क्रॉस करना है ना बाहर लेके जाना है, जिस पोजीशन में अंगूठा हमारा रहता है उससे हमें सीधा उसको हमारी इंडेक्स फिंगर से दूर लेके जाना है, सीधा 90 डिग्री में। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो अबडक्शन है, ऐसे सीधा उठाना है अंगूठा हमें सामने की तरफ, तो ये होता है हमारा अबडक्शन। अबडक्शन से जब वो अपनी रिटर्न पोजीशन में जाता है, न्यूट्रल पोजीशन में, तो वो होता है अडक्शन। और अपोजिशन यानी कि अंगूठे के टिप को छोटी उंगली के टिप से जब हम जोड़ते हैं तो वो कहलाता है अपोजिशन। तो ये हमारे अंगूठे के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन और अपोजिशन। ठीक है, तो जब हमें एपेंड डिफॉर्मिटी हो जाती है तो यही जो हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन था, ठीक है, वो थोड़ा कम रेंज में होने लगता है, उसकी रेंज थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एपेंड डिफॉर्मिटी में। जो बेसिकली हमारा थंब में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, 60 डिग्री का हमारा फ्लेक्शन होता है और कुछ 0 to 60 ही हमारा एक्सटेंशन होता है। तो हम फुल मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कम रेंज में, कम डिग्री में वो मूवमेंट हमारे होते हैं। ठीक है, ये जो लिमिटेशन होती है पेशेंट्स के हाथ के रेंज ऑफ मोशन की, इसमें जो हमारा थंब जो होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन में स्पेशली, ये कैपेबल नहीं हो पाता है कि ये अंगूठे को हिला पाए, कहाँ, हमारे जो गद्दी है उसमें अंदर की तरफ और उससे दूर। जो मैंने अभी आपको एक्शन बताए कि गद्दी में जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो वही मूवमेंट ऐसे पेशेंट नहीं कर पाते हैं। पेशेंट साथ में ये भी कंप्लेन करते हैं कि ये जो कंडीशन है ये एकदम सीवियरली हो चुकी है, वो बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हैं। किसी किसी में लिमिटेड हो जाती है कुछ डिग्री में आके, और किसी किसी में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है अपोजिशन की करने के मूवमेंट। अपोजिशन मैंने आपको अभी बताया
कि अंगूठे का टिप जब हमारी चिंगली उंगली के टिप से मिलता है तो वो अपोजिशन कहलाता है। तो इसमें या तो लिमिटेड रहेगा ये रेंज या पूरी तरीके से ही ये अपोजिशन का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो अपने अंगूठे को गद्दी में अंदर और बाहर की तरफ भी नहीं कर पाते, ऊपर और नीचे की तरफ नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से वो जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं जैसे पिंचिंग, ग्रास्पिंग मोशन, ये सब भी उनके चले जाते हैं। इस तरीके से देखिए, चाकू पकड़ने वाला जो मोशन होता है एक प्रिसाइज मोशन होते हैं। हम सिर्फ अपनी 4 उंगलियों से नहीं पकड़ सकते हैं चाकू, थंब की जरूरत रहती है। चाकू पकड़ना, ठीक है, पेंसिल पकड़ना, इन सब के लिए काफी प्रिसाइज, काफी ग्रिपिंग चाहिए रहती है हमारे हाथों में, जिसमें हर एक उंगली अपना योगदान करती है। स्पेशली अंगूठा हमारा काफी हेल्प करता है किसी चीज को पिंचिंग या ग्रास्पिंग मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें पकड़ने में दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो यही कि जैसे चाकू पकड़ते हैं ऐसी चीजें नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, पेंसिल नहीं पकड़ पाएंगे। साथ ही साथ क्या क्या चीजें हम पकड़ते हैं, जैसे हम कोई सिलेंडर हो, सिलेंड्रिकल शेप का कोई पाइप होता है, उसको हम पकड़ सकते हैं, हम वो अब नहीं पकड़ पाते ऐसे पेशेंट। ठीक है, बॉल नहीं पकड़ पाते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में अपन जैसे कोई चीज दबा लेते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं दबा पाते हैं। छोटी सी कोई चीज को हम उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से उठा लेते हैं, पर ऐसी चीजें भी नहीं हो पाती हैं। सुई उठाना, बॉल, पेन, स्क्रू, इन सबको करने के लिए हमें हमारे अंगूठे की और गोल जो ओ शेप बनता है मिलके, जब आप अपने इंडेक्स फिंगर को और इंडेक्स फिंगर के टिप को और अंगूठे के टिप को जब मैच मिलाते हैं तो एक ओ आकार बनता है। तो हम काफी चीजें इस ओ आकार से ही करते हैं, तो ये ओ आकार ही नहीं बन पाता है। तो इस तरीके के काफी जो परफॉर्मेंस होती है किसी चीज को पकड़ने की, पिंचिंग, ग्रास्पिंग मोशन जो होते हैं ऐसे पेशेंट्स के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हुए लक्षण, एपहन डिफॉर्मिटी के लक्षण होते हैं ये। अब हम बात करेंगे एपहन डिफॉर्मिटी के डायग्नोसिस के बारे में, कि अगर किसी को एपहन डिफॉर्मिटी हुई है तो उसका हम कैसे पता कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। हिस्ट्री होती है पेशेंट्स की, अगर वो अपनी हिस्ट्री में कोई इंजरी, ट्रॉमा बताएगा, उसके साथ उसके लक्षण मैच करेंगे एपहन डिफॉर्मिटी के, इससे भी डायग्नोस हो सकता है। नर्व कंडक्शन टेस्ट, ईएमजी, काफी तरीकों से हम इसका पता कर सकते हैं कि एपहन डिफॉर्मिटी हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्पेशल टेस्ट की जो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा होता है। इस फिजिकल एग्जामिनेशन में जो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटल साइन। ठीक है, बॉटल साइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, गोलाकार और लंबा। ठीक है, हम सभी जानते हैं सिलेंड्रिकल शेप, जैसे बॉटल होती है पानी की बॉटल, वो गोलाकार होती है और लंबी होती है।
तो इसलिए हम उसको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्पेशली इस टेस्ट के लिए बॉटल सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट होता है, इसी कारण से बॉटल का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। तो एग्जामिनेशन में बॉटल साइन में हम एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे और जो हमारा पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको हम बोलेंगे कि आपको इस बॉटल को पकड़ना है, चारों तरफ से घेर के ग्रास्प करके उस बॉटल को पकड़ना है। तो जब स्टार्टिंग में आप सबसे पहले उसके नॉर्मल हैंड में करेंगे, ये जो उसका नॉन अफेक्टेड हैंड होगा उस हाथ में आप बॉटल पकड़ाइएगा। तो जो फर्स्ट शेप आएगा, ठीक है, नॉन अफेक्टेड हैंड में, तो आप देखेंगे कि बॉटल के पास इस स्पेस में हमारे इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है, वो कंप्लीटली ग्रास्प कर सकेगा, उधर कोई स्पेस नहीं दिखेगा, ठीक है। उसको पूरा आपको बोलना है कि पूरा पकड़ बना के उसको पकड़ना है, ठीक है। तो उसमें बीच में उसको स्पेस, ये स्पेस यहाँ नहीं होगा, मतलब कि उसका हाथ ठीक है। फिर आपको उसके अफेक्टेड हैंड में ये टेस्ट करवाना है। जब आप उसके अफेक्टेड हैंड में टेस्ट करवाएंगे तो देखिए उधर इतना स्पेस रहेगा। क्यों? क्योंकि अंगूठा, उसकी थिनर एमिनेंस की मसल्स वास्ट हो चुकी है, एक्शन बचे ही नहीं है। तो जब आप उसको अफेक्टेड हैंड से बॉटल पकड़ने को बोलेंगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। नॉन अफेक्टेड वाले में बिल्कुल स्पेस नहीं आएगा, आप बहुत इजीली पकड़ पाएंगे। अफेक्टेड वाले में यहाँ ऐसे स्पेस आ जाएगा। मतलब कि ये डायग्नोसिस है एक फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कि हमारे पेशेंट को मीडियन नर्व इंजरी हुई है, एपेंड डिफॉर्मिटी हुई है। तो इस तरीके से हम बॉटल साइन टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि वीकनेस हुई है थिनर मसल्स की नर्व इंजरी के कारण या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो दोनों हाथों से बॉटल को ग्रास्प कर लेगा और कोई स्पेस उसमें नहीं बचेगा, कंप्लीटली वो ग्रास्प कर पाएगा। पर अगर उसको वीकनेस होगी थिनर मसल्स की नर्व इंजरी के कारण तो उसमें उसको स्पेस दिख जाएगा। तो ये था हमारा बॉटल साइन स्पेशल टेस्ट, ठीक है। अब पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम आगे की फर्दर जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हम पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लेंगे, अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर होगी हम फिर उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहला हमारा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट जो होता है ये डिटेक्ट करता है कि कोई इम्पेयरमेंट हुआ है आपकी मीडियन नर्व के कंडक्टेंस में या नहीं, ठीक है। हमारी जो नर्व्स होती हैं वो सब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करती हैं, ठीक है। सब
कंडक्ट करती हैं। हर चीज का एक इम्पल्स हमारे ब्रेन सिस्टम में भी रहता है, नर्वस सिस्टम में भी रहता है। ये सब हमारी पेरिफेरल नर्व होती हैं, इन सब में कंडक्टेंस होता है। तो इसके लिए हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडी भी कहते हैं। इसमें हम ये पता करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो मूव हो रही हैं हमारे नर्व्स में, वो कितनी तेजी से हो रही हैं, नॉर्मल है या नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं है, मूव हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो वो हम इस टेस्ट से पता करते हैं। इस टेस्ट से हम कोई नर्व डैमेज हुई है या नहीं हुई है, इस चीज का भी पता करते हैं। इस टेस्ट में स्पेशली हम क्या करते हैं, एक स्टिमुलेटर लगाते हैं। इस स्टिमुलेटर में एनोड कैथोड यानी कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों हम लगाते हैं और उसको स्किन से अटैच कर देते हैं। ठीक है, अगर मीडियन नर्व में हमें लगाना है तो मीडियन नर्व का जो जो सप्लाई एरिया है हैंड का, जैसे थिनर एमिनेंस, अंगूठा, ठीक है, ये सब इसका सप्लाइंग एरिया है मीडियन नर्व का। तो हम वहां पे इसको लगा देंगे और फिर वहां से जब हम स्टिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कंप्यूटर में ग्राफ बन के आएगा। तो अगर ग्राफ नॉर्मल आया, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो नॉर्मल है नर्व का। अगर उस ग्राफ में वेरिएशन आया, मतलब कि नर्व में कंडक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट के द्वारा भी हम ग्राफ प्रेजेंटेशन से पता कर सकते हैं कि एफएन डिफॉर्मिटी मीडियन नर्व इंजरी के कारण हुई है या नहीं हुई है, मसल वास्टिंग क्यों हो रही है, इंजरी किस लेवल की है, इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हम डायग्नोसिस से पता करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें हम सेम यही प्रोसीजर रहता है कि जो हम नर्व में अप्लाई कर रहे थे नर्व कंडक्शन के लिए, सेम अब हम ये मसल्स कंडक्शन के लिए करेंगे। हमारी मसल्स में भी कंडक्शन चार्जेस होते हैं, उनके भी ग्राफ होते हैं। तो जो प्रोसीजर हम नर्व के लिए करते हैं वही सेम हम मसल्स के लिए भी करते हैं कि मसल्स इनर्वेट है या नहीं है, यानी कि कनेक्टेड है या नहीं है, उसमें कितनी वेलोसिटी है अभी, कितनी नहीं है, ये सब चीजों का हम पता करते हैं कि हमारी जो मीडियन नर्व है वो हमारे मसल्स में इनर्वेट हो रही है तो कैसा कंडक्शन दे रही है, चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं या नहीं, इम्पल्सेस सप्लाई है या नहीं, इस तरीके की चीजों का पता करने के लिए हम ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कर सकते हैं। ये जो होती है हमारी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसके द्वारा हम कोई अगर न्यूरोपैथी हुई है, ठीक है, जैसे कि पॉलीन्यूरोपैथी, इन सब चीजों का भी हम पता लगा सकते हैं।
पॉलीन्यूरोपैथी जो होती है एक माल फंक्शनिंग होती है हमारे पेरिफेरल नर्व्स की, जो हमारी पूरी बॉडीज में रहता है ना, जो छोटी छोटी नर्व्स ट्रेवल करती हैं, उनकी एक माल फंक्शनिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके कारण हो सकते हैं कि इन्फेक्शन, टॉक्सिक ड्रग्स कोई लेता हो, कैंसर हो गया हो, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो, डायबिटीज हो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, तो इन सब के कारण पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी हो सकता है। तो इसको भी पता लगाने के लिए हम ईएमजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायग्नोसिस कि हम किस किस तरीके से पता कर सकते हैं कि मीडियन नर्व इंजरी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम दे सकते हैं एप हैंड डिफॉर्मिटी में। तो सबसे पहला आता है हमारे रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन सेफ एक्सरसाइजेस किसी भी इंजरी के बाद या डिफॉर्मिटी के बाद या किसी भी कंडीशन के बाद मसल्स का और जॉइंट्स का उसकी रेंज में ही मोशन करवाना सबसे पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मसल्स अपने फुल रेंज में, जॉइंट्स अपने फुल रेंज में ही काम नहीं करेगा, तो आप कितनी ही एक्सरसाइज करवा ले, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कोई लाभदायक साबित नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा सेफ तरीके से एक्सरसाइज का स्टार्ट करना चाहिए ताकि एक फुल मोशन आए। फुल मोशन शुरू होगा जैसे ही बॉडी में उस पार्ट की मसल्स का सर्कुलेशन भी शुरू हो जाएगा। सर्कुलेशन शुरू हो गया तो वहां पे ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिशन सप्लाई शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। और एक बार ये चीजें शुरू हो गई प्रॉपरली तो फिर धीरे धीरे जो हीलिंग प्रोसेस होगा, जो रिकवरी प्रोसेस होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पैसिव थंब रेंज ऑफ मूवमेंट शुरू करवाना है। सबसे पहला है कि फ्लेक्शन हम पैसिवली कैसे करवाएंगे। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेना है, हाथ उसका टेबल पे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट का अंगूठा आपको पकड़ना है। किस तरफ से आपको पकड़ना है? उसके प्रॉक्सिमल फेलेंजेस पे, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया होता है प्रॉक्सिमल फेलेंजेस। इस एरिया पे पेशेंट का अंगूठा पकड़ना है और उसे अंदर की तरफ मोड़ना है, ठीक है। आप चाहे तो पेशेंट का हाथ इस तरीके से आप एक वर्टिकल प्लेन में रख सकते हैं, यानी कि टेढ़ा रख सकते हैं। फिर इसके बाद अंगूठे को आपको पकड़ना है फेलेंजेस की तरफ से और फिर उसे अंदर की तरफ मोड़ना है। तो ये हुआ आपका पैसिव थंब फ्लेक्शन, ठीक है। और इसे आपको 10 बार रिपीट करना है, ठीक है। सिंगल बार रिपीट करने से कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसको हमें 10 बार फ्लेक्शन पैसिव मूवमेंट करवाना है थंब का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैसिव थंब का रेंज ऑफ मोशन।
अब आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए पेशेंट का हमें हाथ पकड़ना है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर रहेगी वो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस और डिस्टल फेलेंजेस पे रहेंगी इस तरीके से। जो मिडिल फिंगर है वो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस पे रहेंगी और जो इंडेक्स फिंगर है वो डिस्टल फेलेंज पे रहेगी। अंगूठा हमारे दोनों इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे रहेगा। फिर अब हमें थंब को बाहर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, पेशेंट का अंगूठा हमें स्ट्रेट करके उसे बाहर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, फ्लेक्शन में हमने अंदर की तरफ मोड़ा था, गद्दी की तरफ लेके गए थे। अब हमें गद्दी से बाहर की तरफ लाना है, पीछे की तरफ, पैसिवली। ठीक है, तो ये होगा हमारा थंब का पैसिव एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन के लिए हम गद्दी के अंदर मोड़ेंगे, एक्सटेंशन के लिए हम गद्दी से बाहर लेके जाएंगे। और हैंड की पोजीशन होगी, जो मिडिल फिंगर है वो होगी हमारी फैलेंजेस पे, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस पे। जो हमारी डिस्टल फैलेंजेस है उस पे हमारी इंडेक्स फिंगर होगी और इंटरफैलेंजियल जॉइंट पे हमारा थंब होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैसिव थंब का एक्सटेंशन। अब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे हमारे इंटरफैलेंजियल जॉइंट से। ठीक है, अभी हमने करवाया था मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट से। अब जो हमारे अंगूठे की जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड से जो मुड़ता है हमारा अंगूठा, हम उसका करवाएंगे अब पैसिव मूवमेंट। ठीक है, तो हमें उस जॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, उस जॉइंट को जब हम पकड़ेंगे तो उसको हमें सीधा करना है, ऊपर की तरफ लाना है। वो अंदर की तरफ मुड़ा होगा। ठीक है, उसको हमें एक्सटेंशन में करना है। एक्सटेंशन हमेशा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, आपको अंगूठे का इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होता है यहाँ पे वो पकड़ना है और बाहर की तरफ लाना है। ये जो मेरा एरो का शेप जा रहा है ना, इस शेप में आपको उसे बाहर की तरफ लाना है। तो ये होगा आपके थंब का इंटरफेरेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन पैसिव। फ्लेक्शन के लिए हमें उसे अंदर की तरफ मोड़ना रहेगा। ठीक है, एपेंडिफॉर्मिटी में थंब का कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए हमें उसके हर एक जॉइंट का पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाना जरूरी होता है। तो अब हम उसे इंटरफेरेंजियल जॉइंट से पकड़ के या थंब को ऊपर से ही पकड़ के उसे अंदर की तरफ दबाएंगे। पिक्चर में देखिए आप, ये देखिए, अंदर की तरफ दबाएंगे। तो ये होगा हमारा फ्लेक्शन थंब का इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पैसिव रेंज ऑफ मोशन हुए थंब के मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट लेवल पे और इंटरफेरेंजियल जॉइंट लेवल पे थंब के पैसिव मूवमेंट। अब आएगा थंब का वेब स्पेस का स्ट्रेच। ठीक है, हम थंब के फ्लेक्शन की भी स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। इसके लिए हमें जो टिप होगा थंब का उसको बेंड करना है। ठीक है, जब हम उसको पैसिवली बैंड करेंगे उसके टिप को,
तो हमारे थंब पे एक फ्लेक्शन का स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। बट ये जो फ्लेक्शन का थंब आता है बेंड करने पर, ये कम स्ट्रेच आता है। बेस्ट स्ट्रेच होता है इसका थंब का वेब स्पेस का स्ट्रेच करना है। तो आपको जो आपका अनअफेक्टेड हैंड है उसकी मदद से क्या करना है, जो इंडेक्स फिंगर है उस पे आपकी इंडेक्स फिंगर रहेगी, अंगूठे पे आपका थंब रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका इंडेक्स फिंगर पे पेशेंट की आपकी इंडेक्स फिंगर है, थंब पे पेशेंट की आपका थंब है। फिर आपको इसको स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ धक्का देना है। ये जो एरो बने हैं ना, ये देखिए, ये जो एरो बने हुए हैं, इन्हीं एरो से आपको पीछे की तरफ इन्हें धक्का देना है। तो जो स्पेस है ना आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, इसे कहते हैं वेब स्पेस। तब जब आप इसको पुश करेंगे अलग, तो ये वेब स्पेस में स्ट्रेच आएगा, वो और बड़ा हो जाएगा। अभी वो गहरा रहेगा, तो आप इसमें स्ट्रेच करेंगे वो लंबा हो जाएगा, एक पूरा एल शेप से वो एक बोट शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से थंब के वेब स्पेस का स्ट्रेच करके हम फ्लेक्शन स्ट्रेच भी कर सकते हैं, अडक्शन अबडक्शन स्ट्रेच भी दे सकते हैं। तो ये रहा आपके थंब का वेब स्पेस स्ट्रेच, ठीक है। अब आता है रिस्ट के स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है, और जो हमारे रिस्ट की मसल्स होती हैं उनके ही टेंडन हमारे हाथों में जाते हैं। तो इसी कारण से रिस्ट की मसल्स का भी स्ट्रेच और स्ट्रेंथ जरूरी है एफ हैंड डिफॉर्मिटी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्ट की जो मसल्स हैं, जो एक्सटेंसार्स की मसल्स हैं, जो फ्लेक्सार्स करवाने वाली मसल्स हैं, यानी कि कलाई को ऊपर उठाना नीचे करने वाली जो एक्सटेंशन फ्लेक्शन की मसल्स हैं, वो हमारे फोरआर्म में ही है। तो उसका कैसे स्ट्रेच करवाएंगे अब हम ये देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, जब आप रिस्ट के एक्सटेंशन का स्ट्रेच करवाएंगे तो होल्ड करना है आर्म को स्ट्रेट, पुल करना है आपके हैंड को बैक टुवर्ड्स यू, होल्ड करना है एक आर्म को स्ट्रेट, ठीक है, आउटसाइड को फ्रंट ऑफ यू, आपका दूसरा पाम जो रहेगा वो डाउन रहेगा, लिफ्ट करना है रिस्ट को, ठीक है। जैसे आप किसी को रोकते हैं ना, स्टॉप करते हैं, किसी को आपने रोकने की कोशिश करी, स्टॉप, तो आप रिस्ट को ऐसे ऊपर की तरफ करके स्टॉप करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऐसे रिस्ट को हमें नीचे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंसार्स मसल है, ये हाथ मुड़ा रहेगा इस तरीके से। फिर इसके बाद हमें हल्का सा स्ट्रेच देना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, नहीं तो स्ट्रेन हो सकता है, पुल हो सकता है, ठीक है। तो हल्का सा आपको स्ट्रेच देना है। दूसरे हाथ से आपको इस तरीके से आपका जो इस तरीके से आपका जो हाथ है वो स्ट्रेट रहेगा, दूसरा हाथ उसे खींचेगा रिस्ट को नीचे की तरफ। ये देखिए, ये एक हाथ स्ट्रेच है, रिस्ट से इसे बैंड करना है, दूसरा हाथ रिस्ट से इसे रिस्ट को और अंदर की तरफ खींचेगा।
तो आपको इन मसल्स पे हल्का स्ट्रेच फील होगा। आपको बहुत जेंटल स्ट्रेच ही फील करना है, ज्यादा डीप स्ट्रेच पे नहीं जाना है। जैसे ही आपको वो स्ट्रेच फील हो जाए, आप उसे होल्ड करें 15 सेकंड के लिए, फिर उसको रिलैक्स करें, फिर इसे 4 बार रिपीट करें। फिर इसके बाद आप चाहें तो स्विच भी कर सकते हैं, दूसरे हाथ में भी स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि जब एपहैंड डिफॉर्मिटी होती है, एक हाथ का इस्तेमाल कम हो जाता है तो दूसरा हाथ ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसकी भी हमें मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए दोनों हाथों में स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है। अब आएगा रिस्ट के फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच। इसमें आपको रिस्ट को ऊपर की तरफ बेंड करना है, होल्ड करना है आर्म को स्ट्रेट, एल्बो स्लाइटली बेंड रहेगा, फेस रहेगा जो गद्दी का वो ऊपर की तरफ रहेगा। बेंड करेंगे रिस्ट को, फिंगर टिप्स जो रहेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्लोर की तरफ नहीं रखना है, ऊपर की तरफ रखना है। जेंटली अप्लाई करना है प्रेशर पीछे की तरफ, ताकि आपका जो फिंगर्स है उसमें स्ट्रेच आए। कैसा स्ट्रेच आए? इस तरीके से। ठीक है, आर्म स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, एल्बो स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, हाथ ऊपर की तरफ उठा रहेगा। ठीक है, फिर पीछे से प्रेशर लगाना है और ऊपर की तरफ हाथ लेके जाना है। आपको पुल करना है, पीछे की तरफ का स्ट्रेच लाना है। जैसे ही स्ट्रेच फील हो जाए तो उसे होल्ड करना है 14-15 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स करना है, फिर दोनों हाथों में रिपीट करना है। तो ये हुआ आपके रिस्ट के एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब दूसरा आता है हमारा प्रेयर स्ट्रेच। प्रेयर स्ट्रेच के लिए आपको क्या करना है, दोनों जो गद्दी है उनको आपस में जोड़ना है, जैसे हम प्रार्थना करने के लिए जोड़ते हैं। होल्ड करना है हाथ को एक दूसरे के साथ में, गद्दी जो रहेंगी एक दूसरे के साथ में रहेंगी, उंगलियां भी जो टिप रहेगी वो एक दूसरे के साथ में रहेगी। जस्ट आपको आपकी ठुड्डी के नीचे ये हाथ रखना है। धीरे धीरे हाथ नीचे की तरफ जाना है, पेट की तरफ। ठीक है, और जब हाथ नीचे जाएगा, ठुड्डी से नीचे पेट की तरफ जाएगा, तब दोनों गद्दियां आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली प्रेस करेंगी, इस तरीके से। ठीक है, पहले ठुड्डी के नीचे रखना है, हाथ जोड़े रहेंगे, फिर इसे नीचे लेके जाना है आपको पेट के पास। तो आपको इस एरिया में, फोrearm के एरिया में स्ट्रेच फील होगा, रिस्ट के नीचे वाले एरिया में। ठीक है, आपको हाथ ऐसे जोड़ना है जब हम प्रार्थना करते हैं वैसे, फिर जोड़े हुए हाथों को ही ठुड्डी से लेके पेट तक लेके जाना है, और उस वक्त दोनों हथेलियां एक दूसरे को धक्का देती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक प्रेयर स्ट्रेच हो जाएगा। इस स्ट्रेच को 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस से इसको रिपीट करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रेयर स्ट्रेच।
अब थंब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसके लिए जो नॉर्मल एक टेनिस बॉल आती है उसको आपको थंब और फिंगर से टाइटली बस पकड़ना है और उसे पकड़ के स्क्वीज करने की कोशिश करनी है। बॉल के अगेंस्ट आपको पूरा प्रेशर लगाना है। ठीक है, इसमें आप सॉफ्ट बॉल का इस्तेमाल ना करें। जो टेनिस बॉल होती है थोड़ी हार्ड होती है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी हमें स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, थंब की स्ट्रेंथ चाहिए, रिस्ट की मसल्स की नहीं, थंब की स्ट्रेंथ चाहिए। तो टेनिस बॉल को आपको अपने हथेली में लेना है और फिंगर्स और थंब से उसको ग्रिपिंग बनानी है। ठीक है, जेंटली स्क्वीज करना है, तो इससे उसकी ग्रिपिंग भी स्ट्रेंथनिंग होगी, थिनर मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके बाद उसको ग्रिप करना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। ठीक है, तो ये वही हमारी थंब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। फिर इसका प्रोग्रेशन कैसे करना है, आपको टेनिस बॉल का इस्तेमाल करना है। थंब जो रहेगा उस बॉल के ऊपर रेस्ट करेगा एक स्टेबल पोजीशन में। फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, यानी कि ये जो थंब के बगल वाली इंडेक्स फिंगर और बीच वाली उंगली है, इन दोनों को आपको स्ट्रेट करना है। ठीक है, बॉल ग्रिपिंग रहेगी उस टाइम पे। ठीक है, बॉल ग्रिप करते हुए ही आपको आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेट करना है। फिर जो बाकी की उंगलियां बची हैं, अंगूठा और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, वो बॉल को स्क्वीज करेंगी और आपको उसी समय दोनों उंगलियां जो स्ट्रेट है उनका स्ट्रेट जो रहना है वो मेंटेन करना है। आप उन्हें बैंड नहीं करेंगे, आपको उसको स्ट्रेट रखना है, टेनिस बॉल की ग्रिपिंग रखना है और उसको जेंटली स्क्वीज करना है। रिंग फिंगर और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब से बॉल को स्क्वीज करना है। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर स्ट्रेट रहेंगी। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोग्रेशन। इसमें आपका जो टेनिस बॉल है उसके ऊपर हाथ जो है वो रेस्ट करेगा। एक छोटा सा इलास्टिक बैंड जो है वो आपकी उंगलियों और बॉल के ऊपर राउंड रहेगा, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से उंगली के ऊपर और बॉल के ऊपर राउंडेड रहेगा। धीरे धीरे आपको जो इंडेक्स फिंगर है उसको स्ट्रेट करना है, मूव करना है साइड टू साइड मिडिल फिंगर से दूर। तो जो हमारा मीडियन नर्व है उसका सप्लाई हमारी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब के एरिया में रहता है, इसलिए इन तीन उंगलियों की हमें ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज था बॉल ग्रिपिंग जो 5 उंगलियों से था। फिर हमने इसमें प्रोग्रेशन डाला कि थंब, मिडिल फिंगर, थंब, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर ग्रिपिंग करेंगी और उसी दौरान इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर स्ट्रेट रहेंगी। फिर अगला हमने प्रोग्रेशन डाला कि हाथ जो होगा अब रेस्ट करेगा बॉल के ऊपर। एक छोटा सा इलास्टिक बैंड हमें रिंग के ऊपर हमारे फिंगर्स पे बांध देना है। फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो स्ट्रेट होंगी, मूव करेंगी साइड टू साइड मिडिल फिंगर से दूर। ठीक है, तो ये हमारे थंब के मीडियन नर्व का जो जो सप्लाई कर रही हैं उंगलियां, उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं तो ये उसके सेंसरी एक्टिवेशन की में भी मदद करती है, जो कि हमारी मीडियन जब नर्व जो होती है वो मसल्स के एक्शन और सेंसेशन दोनों में मदद करती है हमारी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो एक सेंसेशन भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, थंब की स्ट्रेंथनिंग के लिए बॉल और बैंड के साथ एक्सरसाइज है।
फिर नेक्स्ट है कि एक लूज मुट्ठी बनानी है। नेक्स्ट प्रोग्रेशन है, एक इलास्टिक बैंड आपको आपके फिंगर्स और थंब के चारों तरफ लगाना है। पहले आप इसे फिंगर पे रोल कर लें एक, फिर उसी को मोड़ के थंब पे रोल कर लें। ठीक है। फिर आपको जो गद्दी होगी वो फ्लैट सरफेस में नीचे की तरफ होगी। आपको क्या करना है, जो टिप जॉइंट है अंगूठे का उसको बेंड करना है। फिर धीरे धीरे अंगूठे को मूव करना है, आपको लेके जाना है हाथ से दूर। ठीक है। साथ में ये करते समय जो अंगूठा है वो टेबल के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है। टेबल के कांटेक्ट में रहेगा, उसके ऊपर एक रबर बैंड होगा जो वो रैप करना है चारों तरफ से। अंगूठे का जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसे मोड़ना है। फिर अंगूठे को फ्लैट सरफेस पे घिसते हुए ही दूर लेके जाना है और फिर वापस लेके आना है रेस्टिंग पोजीशन में। इस तरीके से देखिए, अंगूठे का यहाँ से बैंड रहेगा, फ्लैट सरफेस पे ही घिसते हुए अंगूठे को दूर लेके जाना है, फिर वापस रिटर्न पोजीशन पे लाना है। तो ये एक तरीके की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है अंगूठे के लिए, अंगूठे की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है। तो ये हुई हमारी थंब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एक इलास्टिक बैंड के साथ। अब आएगी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ठीक है। अगर रजिस्टर्ड फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो इसके लिए एक ट्यूबिंग जो होता है उसको हमें रैप करना है हाथ में। चूंकि ग्रिपिंग नहीं रहती है एफएन के पेशेंट की, तो आप उनके हाथ में उसे टाइटली बांध दें। दूसरा छोर जो रहेगा उसको पैर के नीचे रखें। ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो गद्दी रहेगी वो ऊपर की तरफ फेस करेगी। फिर आपको बैंड करना है रिस्ट को, हाथ जाएगा ऊपर की तरफ जितना आपसे पॉसिबल हो सके। ठीक है। ट्यूबिंग थोड़ा आपको टाइट रखनी है ताकि रेजिस्टेंस फील हो। अगर वो लूज रहेगी और जब आप रिस्ट का फ्लेक्शन करेंगे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो पावर ही नहीं आ पाएगी, स्ट्रेंथ ही नहीं हो पाएगी। इसलिए ट्यूबिंग थोड़ा टाइट रखें। उसके बाद ट्यूबिंग का एक छोर बांध दें हाथ में, दूसरा पंजे के नीचे। फिर आपको इस तरीके से रिस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है, मोड़ना है अंदर की तरफ। ठीक है। मोड़ने के बाद आपको काउंट करना है। ठीक है, 10 सेकेंड तक। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसे वापस लेके आना है। अगर आपके पावर में ग्रिपिंग आ गई है तो आप डंबल्स के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर डंबल के लिए पर ग्रिपिंग जरूरी है। और एफएन डिफॉर्मिटी में ग्रिपिंग थोड़ी लेट आती है, इसलिए जब तक ग्रिपिंग ना आए तब तक आप थेराबैंड या ट्यूबिंग के साथ ही एक्सरसाइज करें। डंबल को प्रोग्रेशन एक्सरसाइज में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस रिस्ट फ्लेक्शन आपकी ट्यूबिंग की मदद से हुआ। एक छोर आपको हाथ में बांध देना है, दूसरा पैर के नीचे। फिर रिस्ट को आपको अंदर की तरफ मोड़ना है। ठीक है। ध्यान रखना है कि गद्दी का फेस ऊपर की तरफ होगा, तो ही ये रिस्ट का रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज होगी। काउंट करना है और फिर धीरे धीरे इसे वापस उसकी पोजीशन में लाना है। तो ये आपका रिस्ट का रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज।
फिर रिस्ट का रेजिस्टेंस एक्सटेंशन, इसके लिए वापस से उसी तरीके से ट्यूबिंग को आपको बांधना है हाथ में, दूसरा फुट की तरफ। अब इसमें जो गद्दी होगी वो नीचे की तरफ फेस करेगी। फ्लेक्शन में हमारी गद्दी ऊपर की तरफ फेस कर रही थी, अब ये नीचे की तरफ फेस की होगी। आपको गद्दी को नीचे की तरफ फेस रखना है, फिर इसे ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से, ठीक है। ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये एंड पोजीशन, इस तरीके से उसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस फील होगा। फिर आपको उस रेजिस्टेंस को काउंट करना है 10 सेकेंड तक, फिर वापस से रिटर्न पोजीशन में आना है और फिर इसे रिपीट करना है। सेम अगर आपकी ग्रिपिंग पावर आ गई है तो आप इसे डंबल के साथ कर सकते हैं, पर अगर ग्रिपिंग पावर नहीं है तो आप इसे बाद में प्रोग्रेशन एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी ये हुई रजिस्टर्ड रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज। रजिस्टर्स फोरआर्म सुपाइनेशन और प्रोनेशन, आप इसे बैंड के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसे डंबल के साथ बताती हूँ आपको कि कैसे करना है। बैंड के साथ करने के लिए आप क्या करें, बैंड को आप बांध ले जिससे आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए बांधा था। एक सिरा आपके हाथ में, एक सिरा पैरों के नीचे, और फिर जैसे मैं भी डंबल का इस्तेमाल बताऊंगी वैसे ही आप बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डंबल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज में ही इस्तेमाल करनी है आपको क्योंकि ग्रिपिंग पावर नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको होल्ड करना है डंबल को, और आर्म को आप थाइस के ऊपर रखें, यानी कि हाथ आपका थाइस के ऊपर रहेगा। धीरे धीरे जो गद्दी है वो आपको नीचे की तरफ फेस करेगी, ऊपर की तरफ, फिर धीरे धीरे फेस करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एल्बो है वो एकदम स्टिल स्ट्रेट होना चाहिए, सिर्फ फॉरआर्म मूव करेगा। जैसे कि ये आपका ग्रिपिंग की एक्सरसाइज है। अगर आपने यहाँ पे थेराबैंड बांधा है, फिर उसको पैरों के नीचे आपने बांध दिया है, एक सिरा इसका यहाँ बांधा है, एक सिरा पैर के नीचे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये गद्दी ऊपर की तरफ फेस की है, फिर इसको आपको मूव करना है, गद्दी नीचे की तरफ फेस करेगी, फिर इसे गद्दी को टर्न करना है और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो सिर्फ गद्दी को ऊपर और नीचे की तरफ फेस करना है, एल्बो का कोई मूवमेंट इसमें ऐड नहीं करना है। एल्बो मूवमेंट रही रहेंगे, सिर्फ फोरआर्म के और रिस्ट के मूवमेंट रहेंगे। स्टार्टिंग में से आप थेराबैंड के साथ करें, जैसे ही आपकी ग्रिपिंग पावर आ जाए आप इसे प्रोग्रेशन में डालें और इसे डंबल्स के साथ करें। तो ये आपकी रिस्ट के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइनेशन और प्रोनेशन की रजिस्टर्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हुई आपके एफएन डिफॉर्मिटी के लिए। स्टार्टिंग में आप इसे थेराबैंड से करें, जैसे ही आपकी ग्रिपिंग वापस आ जाए तो आप इसे माइल्ड वेट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। माइल्ड वेट मतलब 500 ग्राम का, 1 kg का या 200 ग्राम का, जितना वेट आप संभाल सकते हैं उतने वेट को संभालते हुए इसका प्रोग्रेशन आपको शुरू करना है, ठीक है। अब है थेराप्यूटी एक्सरसाइज। थेराप्यूटी एक्सरसाइजेस जो होती है वो स्ट्रेंथनिंग करवाती है आपकी फिंगर्स की मसल्स की, हैंड के मसल्स की और फोरआर्म के मसल्स की। थेराप्यूटी क्या होता है, काफी तरीके से मिट्टी का एक डो होता है जिसको हम यूज करते हैं, काफी हेल्पफुल होता है ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में, स्पेशली किसी को अगर डिफॉर्मिटी की कंडीशन बनी हुई है तो इसमें जो थेराप्यूटी होता है अलग अलग तरीके के शेप ले लेता है, बैलेंस एक्सरसाइजेस प्रोग्राम में भी मदद करता है,
ठीक है। अगर अपोजिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो जरूरी है कि मसल्स का बैलेंस हो। तो इसके लिए मसल्स की जो टेक्सेटिटी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, यानी कि उसकी जो निपुणता है हमारी मसल्स की, उसका साथ में काम करने का जो तरीका है, इसको इम्प्रूव करवाती है हमारी थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। हम इसको थेरेपिस्ट या डॉक्टर के सुपरविजन में ही करें। वो आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अंडर ही आप इसे करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका रिपीटेशन रखें, इंटेंसिटी रखें यूज का। और अगर कोई भी दर्द जैसी कंडीशन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सजेस्ट करें। तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस काफी हेल्पफुल है आपके मसल्स की निपुणता, कोऑर्डिनेशन और ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस के लिए। साथ ही साथ ये सेंसरी एक्सरसाइजेस के लिए काफी हेल्पफुल होती है। इसमें सेंसेशन भी काफी अच्छे से महसूस, जो चले गए हैं वो महसूस होते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ ही एक्सरसाइज है, सोल के साथ ही एक्सरसाइजेस है, तो जो नॉर्मल सेंसेशन होते हैं वो भी इसमें एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की। थेरेपिटी एक्सरसाइजेस की बात करने से पहले इसमें एक जो छोटा सा एक केयर हमें देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इसको करने के बाद हमें वॉश करना चाहिए हैंड को, क्योंकि इसमें सॉइल रहती है, मिट्टी रहती है। ठीक है। तो ये क्या करेगी, इन्फेक्शन भी क्रिएट करेगी। मिट्टी फंसी रहेगी, खाने में पेट में जाएगी तो काफी दिक्कतें होंगी। इस कारण से हैंड को वॉश करना है यूज करने के बाद। ठीक है। अगर इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमेशा इसे ढक के अच्छी जगह पे रखें। किसी भी रग्स या फैब्रिक्स के ऊपर इसे ज्यादा लंबे समय के लिए ना रखें। अगर ये काफी स्टिक हो गई है तो ये आपके हैंड में, फिंगर्स नेल में चिपक जाएगी। एक बड़ा लार्ज बॉल जो होगा वो चिपक जाएगा, अंदर छोटे छोटे चिपके रहेंगे जो आपको दिखेंगे भी नहीं। तो प्रॉपर हैंड वॉश में मेंटेन करना है। जब भी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज होगी उसको करने के बाद एक प्रॉपर हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है अच्छे से, हैंड धोने हैं, फिंगर्स धोने हैं, फिंगर नेल्स धोने हैं, ताकि वो मिट्टी वहां चिपकी ना रहे। तो ये चीजें हमें इस एक्सरसाइज के पहले हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइजेस है थेराप्यूटी के साथ, हमारा थंब टिक फ्लेक्शन। ठीक है। इसमें रोल कर देना है थेराप्यूटी को एक सिलेंड्रिकल शेप में, फिर इसे गद्दी के ऊपर रखना है। ठीक है। जो हमारे हाथ की गद्दी है उसके ऊपर हम इसे रखेंगे। जो थंब है वो क्या करेगा, एक पुटी के अंदर इंसर्ट करेगा। जो अब हमें क्या करवाना है, फ्लेक्शन करवाना है। फ्लेक्शन का रेंज ऑफ मोशन आपने आप ही देखा। ठीक है। आपको थेरापुटी को सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है, उसे थंब के ऊपर रखना है और उसमें अपना अंगूठा घुसा के फ्लेक्शन करवाना है। ठीक है। फिर उसके बाद वापस से उस थेरापुटी को रीशेप करना है और इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में उसको कन्वर्ट किया, गद्दी में रखा, अंगूठे से फ्लेक्शन करवाया, फिर उस पुटी को रीशेप किया सिलेंड्रिकल शेप में और फिर रिपीट किया। तो ये हुई हमारी थंब डिक फ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब है मास फिंगर एक्सटेंशन। इसमें क्या करना है, जो थेरापुटी है उसको रोल कर लेना है, एक लंबा रोल सिलेंड्रिकल शेप में हमें उसे बनाना है। उस रोल के ऊपर हमें हमारे पूरे हाथ को मूव करना है।
ठीक है, उस पूरे हाथ को हमें उस रोल के ऊपर मूव करके उस रोल को बड़ा करना है। तो ये एक तरीके का थंब का और सारी फिंगर्स का, हमारे थिनर एमिनेंस का, हाइपोथिनर एमिनेंस का, सेंसरी और मसल्स दोनों का एक्टिवेशन एक्सरसाइज है। आप एक रोल बना ले और अपनी फिंगर्स को, जैसे जब आटा मलते हैं, जो लोई बनाने के लिए हम डो को लंबा करते हैं, उस तरीके से हमें ये करना है। तो धीरे धीरे फिंगर स्ट्रेट होंगी। ठीक है, आप जब उस रोल को, डो को रोल करते जाएंगे और तो फिंगर्स भी स्ट्रेट होती जाएगी। रिस्ट पे कमांड आएगी, कोऑर्डिनेशन की कमांड। ठीक है, क्योंकि ये जो पुटी एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेशन पे, पेन इसका बेसिक कोऑर्डिनेशन ही है। तो सारे फिंगर्स का इसमें कोऑर्डिनेशन आएगा, रिस्ट का कोऑर्डिनेशन आएगा फिंगर्स के मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हुआ आपका मास फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। फिर आता है हमारा थंब का अबडक्शन और अडक्शन। इसमें थेरापुटी की एक रिंग बनानी है। ठीक है, उस रिंग को इंडेक्स फिंगर और थंब के चारों तरफ पहनना है। फिर थंब को दूर लेके जाना है इंडेक्स फिंगर से। थंब जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा हमारे इंडेक्स फिंगर के। ये रही। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब। पुटी का रोल बनाया, चारों तरफ रखा। थंब मूव करेगा इंडेक्स फिंगर से दूर जाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा उसका अबडक्शन। ठीक है, पुटी रोल रहेगी इंडेक्स फिंगर और थंब के चारों तरफ। थंब को मूव करना है, इंडेक्स फिंगर को दूर लेके जाना है, परपेंडिकुलर आना चाहिए इंडेक्स फिंगर के ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ अबडक्शन हमारे थंब का थेरापुटी के साथ। फिर थंब का अडक्शन, एक पुटी का बॉल बनाना है, उसको वेब स्पेस में रखना है और प्रेस करना है थंब को इंडेक्स फिंगर की तरफ, इस तरीके से। देखिए, पुटी का एक रोल बनाना है गोल, थेरापुटी का, उसको वेब स्पेस यानी कि इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में इस तरीके से रखना है। फिर इसके बाद जो अंगूठा है वो प्रेशर लगाएगा पुटी पे अंदर की तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे थंब का अडक्शन होगा। तो ये रही हमारी थंब की अबडक्शन और अडक्शन एक्सरसाइजेस थेरापुटी के साथ, जिसमें एक में वो रिंग बना के इंडेक्स फिंगर थंब फिंगर के ऊपर रहेगा, दूसरे में वो एक गोल आकार का गोल बना के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में रहेगा और प्रेस करना है अंगूठे को इंडेक्स फिंगर की तरफ। अब आता है रूफ टॉप एक्सरसाइजेस, इंट्रिंसिक है ये। इसमें थेरापुटी को बॉल शेप देना है। ये जो बॉल है ये रहेंगी फिंगर्स और थंब के बीच में, एक रूफ टॉप की तरह। फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, थंब उसके नीचे रहेगा। प्रेस करेंगे चारों फिंगर्स को थंब की तरफ, स्ट्रेट ही रहेंगी, चारों फिंगर साथ में रहेंगी। तो हमें
उस रोल के ऊपर क्या करना है, चारों उंगलियां रखनी है इस तरीके से। देखिए, चारों उंगलियां उस रोल के ऊपर रहेंगी, थंब नीचे रहेगा, बीच में पुटी रहेगा, चारों उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। फिर इन उंगलियों को प्रेशर लगाएंगी ये उस पुटी के ऊपर, थंब में नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रूफ टॉप एक्सरसाइज इंट्रिंसिक मसल्स के लिए। फिर जब वो प्रेशर लगा लेंगी, उस प्रेशर को होल्ड करें, फिर उस पुटी को रीशेप करें। ठीक है, फिर से इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। वापस से रूफ टॉप में बॉल को नीचे लगाना है, पुटी को प्रेस करना है, रीशेप करना है और फिर से इसे रिपीट करना है। तो ये हुआ आपका रूफ टॉप एक्सरसाइज इंट्रिंसिक मसल्स के लिए। फिर आता है फिंगर पिंच। इसके लिए पामर पिंच और की पिंच फॉर्म करना है थेरापिटी को एक बॉल शेप में। ठीक है, ये बॉल शेप जो रहेगा पुटी का, इसको पिंच करवाना है आपके इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर्स के फिंगर टिप्स पे, मतलब उंगलियों का जो एंड एरिया है वहां हमारे इसको हम फिंगर टिप्स कहते हैं। तो इस तरीके से उस बॉल को रखना है, फिंगर टिप्स मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब इनके बीच में रहेगा, और फिर इसे प्रेस करेंगे ये तीनों उंगलियां एक दूसरे को पुटी के ऊपर। तो एक पामर पिंच की पोजीशन बनेगी, एक ग्रिपिंग पिंचिंग बनेगा। ठीक है, की पिंच के लिए बॉल को फिर से, पुटी को फिर से रोल करना है, बीच में रखना है थंब के और इंडेक्स फिंगर के साइड में, और फिर इसके बाद क्या होगा, जो टिप एरिया है थंब का, ठीक है, अंगूठे का जो आखिरी एरिया है, वो पुटी में प्रेशर लगाएगा इंडेक्स फिंगर के साइड की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ आपका पामर पिंच और की पिंच। एक एक्सरसाइज में रोल करके बॉल को पुटी को रखना है दो उंगलियों के मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, फिर ये वहां प्रेशर लगाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, फिर दूसरे में थंब प्रेशर लगाएगा, थंब का टिप का एरिया जो होगा वो प्रेशर लगाएगा साइड में इंडेक्स फिंगर की। तो ये हुई फिंगर पिंच एक्सरसाइज। तो ये थी हमारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हमारे एपेंड डिफॉर्मिटी के लिए। तो जो पुटी एक्सरसाइजेस थी, जो हमने अभी सोल के साथ एक्सरसाइजेस देखी, वो काफी हेल्पफुल होती है हमारी ग्रिपिंग के लिए और पिंचिंग के लिए भी। जो ग्रिपिंग और पिंचिंग एक्शन होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। साथ ही साथ सेंसेशन और कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो महसूस होने का क्षमता है वो उसमें भी मदद करती हैं। चारों उंगलियां और एक अंगूठा साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ एक्सरसाइज करें उसमें भी मदद करती हैं। साथ ही साथ ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है, स्ट्रेंथ भी आती है इनसे हाथों में। बस इसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि यूज करने के बाद हैंड को प्रॉपर वॉश करना है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक, एपेंड डिफॉर्मिटी के लक्षण, डायग्नोसिस और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।